ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। देश के हितों पर चोट करती विदेशी सहायता। देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिकी एजेंसी अर्थात यूएसएड का अमेरिकी विदेश विभाग में विलय करने का निर्णय लिया, तब से इस एजेंसी के कार्यकलापों को लेकर चौंकाने वाले रहस्य उद्घाटन को हो रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कुछ अच्छे प्रयासों पर धन खर्च करने वाली यह संस्था अमेरिका के सत्ता परिवर्तन अभियान का जरिया भी बनी हुई थी। अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी माइक वेंज ने दावा किया कि यूएस एड ने विभिन्न माध्यमों से बांग्लादेश में तख्तापलट को प्रोत्साहित करने के बाद भारतीय विमर्श को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। बेंज के अनुसार अमेरिका ने बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को कमजोर करने के लिए सांस्कृतिक तनाव का इस्तेमाल कर उनकी सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काया। बेंज ने आरोप लगाया कि यूएस एड अन्य अमेरिकी सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर भारत में मोदी विरोधी राजनीतिक कथानक को तैयार करने के लिए लगातार प्रयास करती रही है, और इस कथानक का उपयोग 2019 के आम चुनाव में मोदी विरोधी हवा बनाने के लिए तो किया गया, साथ ही ऑनलाइन विमर्श, हेराफेरी करने, विपक्षी आंदोलनों को वित्त पोषित करने और कुछ दृष्टिकोणों को सेंसर करने के लिए भी किया गया है। बेंज की माने तो यूएस एड और उसके सहयोगियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को गलत सूचनाएं यानी फेक न्यूज प्रसारित करने का आरोपित बनाकर पेश किया, और ऐसा चित्रण तैयार करने की बात फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर एक्स जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म, इंटरनेट मीडिया नेटवर्क पर मोदी समर्थक सामग्री को सेंसरशिप के दायरे में लाने का उचित गढ़ा। और बेंज का दावा है कि यूएस एड से जुड़े संगठनों ने भारत में फेक न्यूज की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और डिजिटल फॉरेंसिक समूहों के साथ सहयोग भी किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यूएस एड का उस फ्रीडम हाउस नामक संस्था से गठजोड़ है जो भारतीय लोकतंत्र को लगातार निचले पायदान पर रखती है और यह संदेश देने की कोशिश करती है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। इन सनसनीखेज दावों के बीच विकी लिक्स ने भी उजागर किया कि यूएस एड ने स्वतंत्र पत्रकारिता के विकास का दावा करने वाले इंटरन्यूज नामक एक अन्य संस्था को लगभग 4100 करोड़ का अनुदान दिया है, और इस अनुदान का एक बड़ा हिस्सा भारत भी आया, जिसमें बड़ी रकम सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की ऐसी संस्था को मिली जिसके परामर्शदाता और उसके द्वारा संचालित कार्यशालाओं में मोदी विरोधी एक्टिविस्ट और पत्रकारों के नाम सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये सभी मोदी सरकार के धुर विरोधियों में गिने जाते हैं। इनमें से कई की गिनती वामपंथियों में भी होती। यह भी कोई सहयोग नहीं है कि अमेरिकी दूतावास ने 1.6 करोड़ के बजट की घोषणा से पब्लिक मीडिया ट्रेनरों की नियुक्ति के लिए जो मुहिम चलाई थी, उसके नेतृत्व के लिए इन्हीं के बीच के एक यूट्यूबर पत्रकार को चुना था और उसे दूतावास निमंत्रित किया था। द पैम्फलेट नामक पोर्टल ने कुछ समय पहले यह उजागर किया था कि अंध विरोध से ग्रस्त घोर मोदी विरोधी और मैक्सिस पुरस्कार विजेता एक भारतीय पत्रकार पर अमेरिका में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को फोर्ड फाउंडेशन से आर्थिक सहायता मिली थी, और इससे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस से अनुदान मिलने की खबर आई थी। परंतु अब सैम पित्रोदा के एनजीओ जेकेआई को भी यूएस एड से पैसा मिलने की बात सामने आई है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गांधी परिवार के राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से चंदा मिला था। इसके चलते फाउंडेशन का विदेशी चंदे संबंधी एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। भारतीय राजनीति और भारतीय मीडिया में विदेशी दखल का चलन नई बात नहीं है। मित्रोकिन आर्काइव्स में बड़े सोवियत रूसी हस्तक्षेप से लेकर चीनी फंडिंग प्राप्त एक न्यूज पोर्टल की ओर से देश में अराजकता फैलाने के विकरण का उजागर होते रहे हैं। देश की राजनीति में विदेशी, खासकर अमेरिकी हस्तक्षेप और राजनीतिक एवं मीडिया कथानक को पैसे के दम पर तोड़ने मरोड़ने का प्रयास इस मायने में भिन्न है। यह बेशर्मी से खुलेआम हो रहा है, और यूएस एड के जरिए अमेरिकी प्रयास इस मायने में और भी खतरनाक थे कि वे राजनीति के अलग लोकतंत्र के विभिन्न अंगों को प्रभावित और अधिग्रहित
कर भारतीय संप्रभुता को खुली चुनौती दे रहे थे। और इसके अलावा ऐसे प्रयास दूरगामी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विप्लव की जमीन भी तैयार करते हैं। यूएस एड द्वारा मोटा चंदा प्राप्त वर्ल्ड विजन और परोक्ष रूप से सहायता प्राप्त जोशुआ प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। ये संस्थाएं न सिर्फ मतांतरण टारा नहीं बल्कि हिंदुओं के प्रति घृणा का माहौल भी तैयार करती हैं। चाहे राजनीति हो या पत्रकारिता, एक्टिविज्म हो या फिर सामाजिक कार्य, भारत में सभी प्रकार के लोगों को अपनी रुचि और अपने मंतव्य के अनुसार चलने की पूरी छूट है, परंतु एक संप्रभु राष्ट्र का स्वाभिमान इसकी अनुमति कभी नहीं दे सकता है। विदेशी ताकतों, विदेशी पैसों के बल पर देश की दशा दिशा प्रभावित हो, यह बहुत आप देखते हैं चिंताजनक बात है। न सिर्फ पत्रकार और एक्टिविस्ट किस्म के लोग बल्कि कुछ राजनेता भी अमेरिकी हाथों में खेलने को तैयार हैं। ऐसी दुष्ट चेष्टा की जितनी भी निंदा की जाए, इसके प्रति देश को सावधान रहना होगा। इसके साथ ही सरकार को भी चाहिए कि विदेशी फंडिंग के जटिल मार्गों को रोकने का प्रबंध करे। अमेरिका में बदले राजनीतिक परिस्थिति और डोनाल्ड ट्रंप की साफ गोई वाली विदेश नीति इसमें तत्कालिक रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए और अधिक सक्रिय होना होगा। इसलिए और भी क्योंकि आमतौर पर विमर्श सहायता देने वालों को के अपने संकीर्ण स्वार्थ होते हैं। लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है विकास शाश्वत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अब देखिए, जो सीधी सी बात है, बीजेपी के जो पक्षकार होंगे, सरकार के जो पक्षकार होंगे, वो इनकी तारीफ करेंगे, इनके बातों से सहमत होंगे। जो कांग्रेस वाले होंगे, विपक्ष वाले होंगे, वो असहमत होंगे। मैंने आप लोगों से कहा यही स्मार्ट तरीका अपनाना है। देखिए, कुछ आप देखते हैं कोई एजेंसी अगर कोई खबर निकाल रही है, कोई आप देखते हैं कि रिपोर्ट दे रही है, तो उसमें आप देखते हैं कि कुछ कमियां होंगी, कुछ अच्छाइयां भी होंगी, तो बड़ा न्यूट्रल होकर आप लोगों को वहां से पॉइंट उठाना है। जब आंसर राइटिंग करते हैं, आप लोग कुछ लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो आप पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, जो चिंताएं हैं उनके बारे में भी आप लोग बताते हैं। अगर लोकतंत्र के बारे में लिख रहे हैं तो लोकतंत्र में हमारे भारत की जो अच्छाई है लोकतंत्र में, उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, और जो चिंताएं जुड़ी हुई हैं वो भी आप लोग लिख सकते हैं। दीर्घकालिक प्रक्रिया है विकसित भारत। आज कल विकसित भारत शब्द विमर्श के केंद्र में है। प्रश्न उठता है कि विकसित भारत क्या है? क्या यह मात्र एक शब्द है या राजनीतिक प्रतीक है? क्या यह नारा है? क्या यह एक भविष्यपरक लक्ष्य है? क्या यह राष्ट्र निर्माण का एक परिवर्तनकारी मिशन है? गहराई से व्याख्या करें तो भारतीय आधुनिक इतिहास में 3 परिवर्तनकारी दीर्घ क्षण दिखते हैं। पहला, गांधी जी का भारत की आज़ादी का मिशन, आज़ादी के बाद राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लक्ष्यों को लागू करने का मिशन, और तीसरा है विकसित भारत का मिशन, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकलित किया है। विकसित भारत बनाने की बात हो रही है ना। विकसित भारत एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। यदि इसे प्रतीक के रूप में देखें तो यह एक विकासपरक प्रतीक है, और जिसमें विकसित देशों की श्रेणी में आना एक लक्ष्य है। विकसित देशों में विकास के जितने भी मानक हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, गुणात्मक जीवन, सुख, खुशी, समरसता इत्यादि के आधार पर शीर्ष पर पहुंचने की प्रतिबद्धता के भाव इसे संकल्पना में समाहित हैं। विकसित भारत के इस प्रतीक में विकास की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ ही समाज की बेहतरी के लिए सुविधाएं, संचार एवं बाजार का जनोपयोगी विकास भी करना होगा। एक प्रतीक के रूप में विकसित भारत विकास के अनेक रूपों यथा आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सुख एवं संतोष की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नयन, ज्ञान जगत में शीर्ष कोटि प्राप्त करने के लक्ष्य को खुद में शामिल किए हुए। अगर आप विकसित भारत की इस प्रक्रिया को देखेंगे तो जाहिर होगा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए जहां शिक्षा के मोर्चे पर आशातीत परिणाम हासिल करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित हो रही है, वहीं जन स्वास्थ्य के स्तर पर सभी आप देखिए कड़ियों को मजबूत बनाने के लिए कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर स्वस्थ भारत के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आधारभूत संरचना के लिए भी हाईवे और एक्सप्रेस वे निर्माण से देश के कोने कोने को जोड़ने का काम द्रुत गति से जारी है। धार्मिक आप देखेंगे, धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों को विकसित कर श्रद्धालुओं की सुविधाजनक तीर्थ यात्रा को संभव किया जा रहा है। और विकसित भारत मिशन के लिए समर्पित रणनीतियों से जाहिर है कि आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सैन्य शक्ति से युक्त भारत ही विकसित भारत का आधार बनेगा। विकसित भारत पीएम मोदी के पंचप्रण पर आधारित है। इस पंचप्रण में विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी की हर एक स्मृति एवं प्रतीक से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता की शक्ति, नागरिकों में कर्तव्य बोध, जागरण जैसे तत्व समाहित हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने सांस्कृतिक आजादी की बात की तो कुछ वर्गों ने उनकी आलोचना भी आप देखते हैं की है।
इस प्रक्रिया में हम भूल गए कि दुनिया की हर राजनीतिक आज़ादी धीरे धीरे अपने लिए विभिन्न चरणों में सामाजिक सांस्कृतिक आज़ादी प्राप्त कर एक प्रभावी एवं विकसित राष्ट्र का निर्माण करती है ही है। दुनिया भर के देशों की मुक्ति का इतिहास देखें तो जाहिर जाहिर होगा कि आज़ादी प्राप्ति के बाद भी ऐसे अनेक उपनिवेशिक राष्ट्रों को अपने मानव संस्कृति समाज को भी निवेशित करने के लिए प्रयास करने पड़े। ऐसे तमाम विवरण केन्या के प्रसिद्ध लेखक अंगुगी वांगचोंग की पुस्तक डिकोनाइजिंग माइंड में उल्लिखित है। स्पष्ट है कि विकसित भारत मिशन एवं गुलामी की संस्कृति से सांस्कृतिक मुक्ति का अभियान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आरएसएस है ना, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर देखने को मिलेंगे। विकसित भारत एक सुखद भविष्य की आशा प्रतीत है जिसमें भारत के भविष्य की दीर्घकालिक दृष्टि दिखती है। वस्तुतः भारत इतिहास का यह तीसरा चरण जो विकसित भारत का चरण है और इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसमें पहली बार महात्मा गांधी के बाद किसी भारतीय राजनीति ने देश के भविष्य की दीर्घकालिक संकल्पना प्रस्तुत की। अतीत में आप देखते हैं कि नेताओं ने भारत भविष्य को पंचवर्षीय योजनाओं में बांट रखा था। यह खंडित भविष्य की संकल्पना थी और जिसे पीएम मोदी ने विकसित भारत के एक दीर्घकालिक सुसंगत भविष्य की रूपरेखा एवं कार्य योजना के रूप में प्रस्तुत किया। विकसित भारत की संकल्पना मुख्य रूप से दो आधारों पर टिकी है। इसमें पहला आधार है आकांक्षी भारत, दूसरा आशाओं से उद्भूत भारत। विकसित होने की आकांक्षा ही वह भावनात्मक शक्ति होती है जो किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाती है। बीते एक दशक में पीएम मोदी के अनेक संबोधन एवं कार्यों ने जनता में विकसित होने की अदम्य अभिलाषा विकसित की है। यह अभिलाषा आधार तल में से शीर्ष तक आप देखते हैं कि सभी जनसमूहों में समान रूप से दिखती है। और सरकार की जन कल्याणकारी आप देखेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं ने भी गरीबी एवं आप देखते हैं कि अति पिछड़े लोगों में आकांक्षा की भावना पैदा की है और यही आकांक्षा भाव लोगों में विकास के परम लक्ष्य के लिए समर्पित होने की कामना पैदा करता है। इस प्रकार आप देखिए विकसित भारत के दो मूल तत्व आशा एवं आकांक्षा हैं। आशा एवं आकांक्षा मिलकर लोगों में भविष्य का बोध जागृत करती हैं। यदि भविष्य का बोध आज के विकसित भारत का मूलाधार है जो आर्थिक सांस्कृतिक ज्ञान एवं अध्यात्म के क्षेत्र में भारत को प्रगति में परिलक्षित हो रहा है। लेखक आप देखते हैं कि जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक हैं। इनका नाम है बद्दिनी नारायण। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए प्रशंसा और आलोचना। प्रशंसा शायद ही किसी को बुरी लगती हो। प्रशंसा सुनकर मनुष्य प्रसन्न ही होता है, उसके गुणों की सराहना की जा रही है और उसे आत्मसुख की अनुभूति होती है। उसके उलट आलोचना पर व्यक्ति रुष्ट हो जाता है, यानी कि गुस्सा होने लगता है। हालांकि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो प्रशंसा और आलोचना में एक समान स्थिति में रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रशंसा में मुग्ध नहीं होता और आलोचना में कुपित नहीं होता है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति साधारण से असाधारण बनने की दिशा में प्रयास करता है तो वह प्रशंसक से अधिक आलोचक खोजता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्तित्व की प्रतिकूलता ही जीवन में अनुकूलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है और ऐसे मार्ग का निर्माण सार्थक आलोचनाओं से ही संभव हो सकता है। आलोचनाएं वस्तुतः व्यक्तित्व को निखारने वाला साबुन है और जीवन में आप देखते हैं कि अच्छे प्रशंसक किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ आलोचक मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। सार्थक आलोचना करने वाले के प्रति सदा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए क्योंकि ऐसी आलोचक ही अवगुणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराकर आपको अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से साक्षात्कार की दिशा में उन्मुख करता है। पर्याप्त मनुष्य आलोचना करके किसी की सत्यता मोल नहीं लेना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी की आलोचना करें और सामने वाला आलोचनाओं को सही रूप से ना ले तो संभव है कि संबंध बिगड़ जाए। इसलिए भी लोग आलोचना से संकोच करते हैं। कबीरदास जी ने भी यथार्थ ही कहा है कि आलोचक को हर संभव तरीके से अपने निकट रखना चाहिए ताकि बिना साबुन और बिना पानी के वह हमारे स्वभाव को निरंतर निर्मल करता रहे। स्मरण रहे कि प्रशंसा अक्सर मनुष्य को आत्ममुग्ध बना देती है और आत्ममुग्धता पतन की पहली सीढ़ी है। इसके विपरीत आलोचना व्यक्तित्व को निखारने वाली कड़ी है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताया करिएगा। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आलोचना शब्द को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, समझे। सरल आयकर,
यह सराहनीय है कि 63 वर्ष पुराने आयकर कानून को बदलने के लिए एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया कर दिया गया। देखिए, जब कानून बनाना होता है ना, संशोधन करना होता है, तो कोई प्रस्ताव आता है, उसे राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसे विधेयक कहते हैं, विधेयक बिल कहते हैं, और राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। इसके माध्यम से आयकर की भाषा को सरल बनाने के साथ ही अनावश्यक प्रावधानों को हटाया जाएगा। आयकर कानून बदलने और उसे सरल और सुस्पष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी पुष्टि इससे होती है कि नया आयकर विधेयक 622 पन्नों का है, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम में 1647 पन्ने हैं। वित्त मंत्री की माने तो नए आयकर कानून से कर संहिता अधिक सरल हो जाएगी। वह आयकर अधिकारियों के साथ आयकर दाताओं को भी राहत प्रदान करेगी, और इससे अच्छा और कुछ नहीं है कि आयकर दाताओं को जटिल नियमों के साथ आसानी से समझ न आने वाली भाषा से छुटकारा मिले। चूंकि आयकर विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने का निर्णय लिया गया, और इसलिए यह आशा की जाती है कि वहां उस पर व्यापक विचार विमर्श के दौरान उससे वास्तव में सरल रूप देने में मदद मिलेगी। इस अपेक्षा के साथ ही यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है, और जिससे लोग स्वेच्छा से आयकर देने को प्रेरित हों और उनके मन में किसी तरह का भय ना हो। जितना आवश्यक आयकर संबंधी नियम कानून सरल करना है, उतना ही इसकी गुंजाइश खत्म करना भी है कि आयकर विभाग लोगों से अनावश्यक रूप से ना तो सवाल जवाब कर सके और ना ही किसी भूल चूक पर उन्हें तंग कर सके। और यह तब संभव होगा जब आप देखिए आयकर अधिकारी करदाताओं को संदेह की दृष्टि से देखना बंद करेंगे। उन्हें यह भी समझना होगा कि आयकर बचाने के उपाय अपनाने का मतलब कर चोरी करना ही नहीं होता है। आयकर विभाग को उन कारणों का निवारण भी करना होगा जिनके चलते लोग आय छिपाने के जतन करते हैं। इसी के साथ ऐसी भी व्यवस्था करनी होगी जिससे आयकर का आकलन करने और उसकी वसूली में भ्रष्टाचार न होने पाए। और आप देखते हैं यह इसलिए जरूरी है क्योंकि चंद दिनों पहले ही फेसलेस असेसमेंट योजना में सेंधमारी का मामला सामने आया है। इस मामले में आयकर विभाग के एक डिप्टी कमिश्नर को भी लिप्त पाया गया। यह भी समय की मांग है कि सरकार आयकर दाताओं की संख्या बढ़ाने के उपाय करे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में आयकर देने वालों की संख्या 4 करोड़ से भी कम है, और इनमें मुख्यतः वे ही हैं जो नौकरी पेशा है। यह सही समय है कि उन लोगों पर निगाह दौड़ाई जाए जो समर्थ होते हुए भी आयकर नहीं देते हैं। और आखिर जो संपन्न किसान एक सीमा से अधिक आय अर्जित करते हैं, उन्हें आयकर के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। और इसकी अनदेखी नहीं की जाए कि किसी आय को टैक्स के दायरे से बाहर रखने के नियम का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। आप नेताओं को देखिए जिनकी आप देखिए इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कृषि दिखाते हैं, फार्मर दिखाते हैं अपने आप को, क्योंकि कृषि पर टैक्स नहीं लगता है ना, तो वो बच जाते हैं। इसका दुरुपयोग भी बहुत सारे लोग करते हैं। जीवन छीनता नशा। पंजाब में नशे का नसूर दर्दनाक होता जा रहा है। नशे की चपेट में आने के कारण प्रदेश की युवा पीढ़ी भविष्य तो नष्ट कर ही रही है, साथ ही यह जीवन तक छीन ले रही है। क्या जीवन भी छीन ले रही है। और आप देखते हैं ना जाने कितने युवा नशे की चपेट में आकर असमय काल के गाल में समा चुके हैं। पटियाला में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, और जिस जिले के सीमांत क्षेत्रों में विगत 3 दिन में ही 4 युवाओं की नशे के कारण जान चली गई। और इन घटनाओं से पटियाला जिला प्रशासन, जिला पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। नशे को खत्म करने के लिए जब सरकार के स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं, तब आखिर पटियाला के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका प्रसार इतना तीव्र कैसे होता जा रहा है? कैसे यह गांव में सहजता से उपलब्ध हो रहा है? आखिर पुलिस इसे रोकने में सफल क्यों नहीं हो पा रही है? यह कैसे संभव है कि एक तरफ युवाओं को नशीले पदार्थ सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, वहीं पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है? वस्तुतः यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ ही नशीली पदार्थ की तस्करी और खरीद बिक्री में सम्मिलित आरोपितों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। जब तक जड़ पर प्रहार नहीं होगा, तब तक नशे के कारोबार को खत्म करना संभव प्रतीत नहीं होता है। ये आप देखिए पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और आप देखिए भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। अपनी राय भी आप लोग दिया करिएगा। प्रगतिशील होने का सही अर्थ समझे युवा। इन दोनों यूट्यूबर और ब्रॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा कहे गए हद दर्जे के अश्लील और अभद्र शब्दों को लेकर विवाद गहराया हुआ है, और काफी आप लोग देख भी रहे होंगे। आप लोगों के क्या विचार हैं? आप लोग अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और तथाकथित बोल्ड ह्यूमर और डार्क कॉमेडी के लिए चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के इस शो की आलोचना हर आयु वर्ग के लोगों द्वारा की जा रही है। इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि भद्दी टिप्पणियां और
अशालीन भाषा को अश्लील भाषा को लेकर भारतीय समाज में सहज स्वीकारता नहीं है। तकनीकी विस्तार के इस दौर में इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर की भूमिका में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बेहुदा भाषा और अश्लील हाव भाव परोस रही हैं। अभी आप लोगों ने इस शो में जिसको लेकर आलोचना हो रही है ना, उस शो में भी एक महिला को देखा होगा, वो जिस तरह की लड़की जिस तरह की भाषा का उपयोग करती है, टिप्पणी करती है। दुखद है कि इनको मिर्ची मिली चर्चा और मोटी कमाई न केवल दूसरे लोगों को यही बर्ताव अपनाने की राह दिखाने लगी है, बल्कि आम परिवेश भी विद्रूप हो चला है। अब किसी को आप देखिए इस तरह का शो करके अगर सफलता मिलती है तो वो क्या करता है, दूसरा भी देखकर इस तरह का शो करने लगता है। विडंबना देखिए कि यह सब प्रगतिशील होने के नाम पर किया जा रहा है। असली शब्द बोलना आत्मविश्वासी होने की निशानी बना दिया है। यह फुहड़ता हंसने हंसाने और जिंदा दिली दिखने का माध्यम लगने लगी है। अपमानजनक और अभद्र आप देखते हैं कि भाषा बोलने वाली जीवन शैली ठहराव और संस्कारी सोच से दूरी बढ़ा रही है। असल में प्रगतिशील विचारों और आधुनिक व्यवहार का अश्लील और अभद्र भाषा से कोई लेना देना नहीं है। सही गलत का विवेक रखते हुए अपनी बात को दृढ़ता के साथ साझा करना ही प्रगतिशील होना है। और आप देखेंगे किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ औरों के दृष्टिकोण को समझना प्रगतिशील की निशानी है। और आप देखिए ऐसे में तथाकथित प्रगतिशीलता के नाम पर इरादतन अपनी भाषा बिगाड़ने वाले लोग समग्र परिवेश को दूषित ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूषित ही कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि दूषित ही कर रहे हैं। अफसोस है कि महिलाएं भी हास्य के नाम पर अभद्रता, फुहड़ता, असभ्यता और अश्लीलता का विकृत प्रदर्शन करने के पीछे नहीं है, जबकि विकृत भाषा से दूषित होती मानसिकता और परिवेश का खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाओं को ही उठाना पड़ता है। विचार नहीं है कि आम भारतीय परिवारों में महिलाओं की नई पीढ़ी को सभ्य भाषा का पाठ पढ़ाती आई है। ऐसे में स्त्री सम्मान और गरिमामयी संबंधों को ठेस पहुंचाने वाली भाषा बोलने वालों में स्वयं महिलाओं को शामिल होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। हास्य का अर्थ अपमान और भुअरता का अजीब गरीब मेल भर नहीं होता है। ऐसे शब्द समग्र सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था को हानि पहुंचाने वाली मनोविकृति का आधार बनते हैं। हर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन के इस दौर में द्विअर्थी संवाद आबद्ध शब्द वालों बड़ों ही नहीं बच्चों तक भी पहुंच रहे हैं। नई पीढ़ी भी यही भाषा सीखती है जिसमें उनका पूरा मनोविज्ञान प्रभावित होता है। फुहड़ता परोस रहे युवा समझें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ दायित्वबोध भी आवश्यक है, नैतिकता भी जरूरी है। लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार है, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया डॉक्टर मोनिका शर्मा के द्वारा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। और देखिए बच्चों का वो कहते हैं ना, बच्चों का दिमाग तो कोरा होता है। जो आप दिखाएंगे बचपन से, जिस पर उनकी निगाह पड़ेगी वैसे ही वो लोग बन जाएंगे, वैसे ही वो लोग सोचेंगे। ये टिप्पणियां रहती हैं, भी देख लिया करे, देखना हुआ करे तो इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। खपत एवं उत्पादन बढ़ाने का प्रयास। RBI के बारे में सुने हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपनी किताब आई टू व्राट आई डू में मौद्रिक नीतिकारों के सामने एक बड़ी चुनौती का जिक्र किया है। और यह चुनौती है कि तीव्र विकास के लिए अधीर जनता को समझाना है कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ स्थिरता सुनिश्चित करना बड़ी प्राथमिकता है। तीव्र समृद्धि और सुदृढ़ विकास का रास्ता आर्थिक स्थिरता के माहौल में ही तय किया जा सकता है। और गत सप्ताह 7 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों में इसी चुनौती से निपटने का प्रयास किया गया है। और देखिए मौद्रिक नीति समिति में 3 RBI की तरफ से मेंबर होते हैं, 3 सरकार की तरफ से। या RBI के नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की पहली और मौजूदा वित्त वर्ष की यह अंतिम बैठक थी। और इस समय देश के आर्थिक पटल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक माहौल सामान्य से भिन्न है। भारत की सरपट दौड़ती आर्थिक वृद्धि में थोड़ी कमी आई है। वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। रुपये की गिरती कीमत के नतीजे में विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी आ रही है। और आप देखते हैं लेकिन क्रय शक्ति में अभी उतनी तेजी देखने को नहीं मिलती है। उपभोग और खपत में भी कमी के रुझान देखे जा रहे हैं। अमेरिका की नवनिर्वाचित ट्रम्प सरकार के आने से वैश्विक नीतियों में अनिश्चितता का माहौल है। और अनिश्चितता और चुनौतियों के इस दौर में ऐसी नीतियां अपेक्षित हैं जो वृद्धि को रफ्तार दे और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक हों। इसी माहौल को देखते हुए RBI ने अपने लक्ष्य आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आप देखिए
रखते हुए मूल स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतिगत दरों में रद्दो बदल किया है। तरलता समायोजन सुविधा LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे रेपो रेट आप देखिए 6.50% से घटकर 6.25% पर आ गई। रेपो रेट कहने का मतलब होता है जो RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है ना, उसी की बात हो रही है। परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा SDF दर 6% तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.50% हो गई है। और आप देखते हैं RBI अपने संकल्प पर कायम रहते हुए तटस्थ मौद्रिक नीति की रोक को जारी रखा है। साथ ही समृद्धि को समर्थन प्रदान करते करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरक्षित करने का प्रयास किया है। और आप देखेंगे कि रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से अल्पकालिक के लिए कर्ज मांगते हैं। रेपो दर कम होने से इन बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है और इससे बैंक उन ब्याज दरों में भी कटौती करते हैं जिन पर वे आम जनता को कर्ज देते हैं। कर्ज सस्ता होने पर जनता उपभोग बढ़ाती है। मिसाल के तौर पर अगर होम लोन की दर कम होती है तो अपना खुद का आशियाना बनाने के लिए अधिक लोन लोग कर्ज लेंगे और रियल एस्टेट और संबंधित कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं टिकाऊ वस्तुओं जैसे टीवी, फ्रिज और AC आदि का भी उपभोग बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी आम जन और कारोबारी ऋण लेंगे जिससे निवेश और बचत में तेजी आएगी, खपत बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियों का पहिया रफ्तार पकड़ेगा। लक्षित दायरे में आती मुद्रास्फीति। जानना दिलचस्प होगा कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति में अधिक समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार और RBI के बीच मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते पर 20 फरवरी 2015 को हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत आप देखेंगे आघात सहनीय मुद्रास्फीति लक्ष्य को औपचारिक रूप से अपनाया गया। FIT का तात्पर्य महंगाई की सहनशील सीमा भी है और SIT के अंतर्गत मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। FIT के इस ढांचे में उपभोक्ता मूल्य हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए आप देखिए 4% के लक्ष्य के साथ प्लस माइनस या आप देखिए 2% के टॉलरेंस बैंड यानी सहनशील सीमा को अपनाया गया है। अगर हेडलाइन मुद्रास्फीति 2 से 6% के बीच है तो RBI मौद्रिक विस्तार अपना न सकेगा। और याद रहे कि हेडलाइन मुद्रास्फीति का कच्चा आंकड़ा होता है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है और पिछले कुछ दिनों में महंगाई की तीव्रता सहनशील सीमा के अंदर आप देखते है। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई घटकर 5.22% रह गई। यह दर पिछले 4 महीनों का सबसे निचले स्तर पर है। क्रय शक्ति निर्धारित करने में मुद्रास्फीति की अहम भूमिका होती है। मुद्रास्फीति बढ़ने से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में इजाफा होता है और जिससे व्यक्ति की खरीदारी क्षमता कम हो जाती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में कमी आती है। मांग में कमी आना मतलब बिक्री कम होना और बिना बिक्री के माल स्टॉक में पड़ा रहता है और कारखाने उत्पादन कम करते हैं, कामगारों में छटनी होती है और जिससे रोजगार सृजन में कमी आती है। इसके नतीजे में आर्थिक गतिविधियां में कमी आती है। समृद्धि का पहिया कम गति से घूमता है। वहीं जब मुद्रास्फीति नियंत्रण में हो और लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी करने का कोई उपाय हो तो खपत को बढ़ावा मिलेगा और फलता आप देखिए उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिकी समृद्धि की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ सकेगी। घरेलू और वैश्विक आर्थिक माहौल। घरेलू स्तर पर उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण की ओर अग्रसर होती है और प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में की रफ्तार सुस्त पड़ती दिखती है। जानकारों का कहना है कि यह मंदी के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में 3.1%, 2025 में 3.2% की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। अनुमान है कि 2025 में यह दर 3.3% के आसपास ठहरेगी। जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हाँप रही हैं। चालू वित्त वर्ष वही की दूसरी तिमाही में जापान की GDP की वृद्धि दर 0.9% रही। इंग्लैंड की 2025-24 में वृद्धि दर 1.1% रही। जर्मनी में 2024 में समृद्धि दर -0.1% रही। 2025 में 0.7% रहने का अनुमान है। IMF के बारे में जान लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में देखने को मिल जाएगा आपको और इसमें 191 मेंबर हैं और आप देखिए इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी
और वहीं आम बजट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किए गए प्रावधानों से भी देश की आर्थिक गति बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने राजकोषीय मोर्चे पर एक तरफ तो अपने राजकोषीय घाटा कम करने की दिशा में पेशबंदी की है। आगामी वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% पर लाने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8% रहा। इससे मूल्य में स्थिरता आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ खपत को बढ़ाने के लिए सरकार ने आयकर में भी राहत प्रदान की है। बजट में भी की गई घोषणाओं के मुताबिक नई टैक्स प्रणाली में सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी में कोई आयकर नहीं देना होगा। यह नई टैक्स प्रणाली मध्य वर्ग को काफी राहत पहुंचाएगी। कुल आयकर दाताओं का एक तिहाई हिस्सा 5 से 12 लाख रुपए की आमदनी आय वर्ग से आता है। जाहिर कि इससे खपत को प्रोत्साहन मिलेगा और उत्पादन बढ़ेगा। और देखिए, हम लोग बात करें, बजट की बात हो रही है तो बजट शब्द का उल्लेख तो हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। समन्वय से खुलेगी समृद्धि की राह। देश के आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए आरबीआई ने करीब 5 वर्ष बाद रिपो दर में कटौती का रास्ता तो अपनाया, लेकिन आप देखेंगे लेकिन बाह्य यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियां भी चुनौती पैदा कर रही हैं। आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयात पर शुल्क लगाने की नीति अपनाई। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। विश्व में व्यापार के मोर्चे पर अनिश्चितता बढ़ गई है। अमेरिका ने चीन से आयातित सामान पर शुल्क लगा दिया और जिससे के जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर जवाबी शुल्क लगा दिया। जाहिर है कि इससे अमेरिका में आयात महंगा हो जाएगा। व्यापारिक अनिश्चितता और ऊंचे शुल्क के माहौल में आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी। टैरिफ यानी कि शुल्क लगाने की इस होड़ के नतीजे में अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। नतीजतन भारत में आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम है, क्योंकि अमेरिका भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और आंकड़े बताते हैं कि भारत के कुल निर्यात का करीब 17% अमेरिका में होता है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, रुपए की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यह अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर ऊंची रही और ब्याज दरें भी लंबे समय तक ऊंची रही तो डॉलर और मजबूत हो जाएगा और रुपए पर और भी दबाव बढ़ जाएगा। कमजोर रुपया आयात को प्रभावित करेगा। हमारा आयात महंगा होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। टूटता रुपया और आयातित मुद्रास्फीति दो ऐसी चुनौतियां हैं जो आरबीआई के मौद्रिक नीति के प्रयासों को खटाई में डाल सकती हैं। कहना ना होगा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार और आरबीआई ने समन्वय प्रयास किया। सरकार ने बजट के जरिए खपत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति के द्वारा समृद्धि और मूल्य स्थिरता बनाए रखने की नीति को अपनाया है। समन्वय की समृद्धि का रास्ता है। चलिए, तो आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जो भी राय रहती है जरूर दिया करिएगा। झारखंड में ट्रायल टूरिज्म की संभावना, और देखिए पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। ये आप देखिए, ये है झारखंड, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में इसे बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया था। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। विधानसभा में 81 सीट हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। कितना? राज्यसभा में 6 सीट हैं, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। देश से ही झारखंड सरकार अब ट्रायल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कमर कस चुकी है। यह अच्छी बात है कि इसमें संभावनाएं भी बहुत हैं। झारखंड की आबादी में कुल 25% के आसपास आदिवासी हैं और आप देखेंगे और राज्य में जितने भी पर्यटन स्थल हैं वे इन आदिवासी गांवों के आसपास हैं और सर्वाधिक पलायन भी यहीं से होता है। और यदि राज्य सरकार ने 24 गत वर्षों में इस पर ध्यान दिया होता तो न केवल यह पलायन रोक पाती, बल्कि वहाँ की बड़ी आबादी को रोजगार भी दे पाती और बाहर से निवेश के लिए भी लोगों को बुला पाती। बिहार में नालंदा और राजगीर का जिस तरह से पुनरुद्धार किया गया, उसकी जिस तरह से मार्केटिंग की, झारखंड वैसा नहीं कर पाया। राज्यों के सभी 24 जिले इस तरह के स्थलों से भरे पड़े हैं। और आप देखिए, राज्य सरकार अब जगी है, उसने ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की पहल की है। झारखंड की पहचान आदिवासी से है। यहाँ आदिवासी संस्कृति, आदिवासी कला, आदिवासी पकवान, पहनावा सब कुछ अलग और विशिष्ट, ये आप देखिए क्या है, विशिष्ट स्थान रखते हैं। और सरकार अपने पर्यटन स्थलों को मेक माई ट्रिप से जोड़ने जा रही है। यहाँ काफ़ी संख्या में कोल खदानें हैं। वहीं माइंस टूरिज्म पर भी जोर दे रही है। बाहर के लोग यहाँ आकर देख सकते हैं कि खदानों से कोयला कैसे निकाला जाता है। यह एक अच्छी पहल है। यह बताने की जरूरत नहीं कि प्रकृति ने झारखंड को
अकूत संपदा दी है, लेकिन सरकार इसका सार्थक उपयोग नहीं कर पा रही है। और 25वें साल और नई सरकार इस दिशा में अब कदम बढ़ा रही है। झारखंड के सभी 24 जिलों में प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के साथ हिंदू, जैन, बौद्ध के प्राचीन स्थल भी यहाँ काफ़ी संख्या में है। जैन धर्म आप देखेंगे, जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ पार्श्वनाथ झारखंड में है। और आप देखिए चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों के लिए सिद्धा का आप देखते हैं कि केंद्र है एक तरह से। यह यहाँ हर साल जापान से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मुंडन भी कराते हैं। इस पवित्र और प्राचीन स्थल के बारे में देश की कौन कहे, झारखंड के लोग भी नहीं जानते हैं। और आप देखिए राज्य के पास प्राकृतिक जलप्रपात हैं जहाँ बेहद सुविधा दे वर्ष भर पर्यटकों को बुलाया जा सकता है। पर्यटन विभाग ने 24 जिलों में 590 पर्यटक स्थलों को चिन्हित किया है। इसमें धार्मिक, प्राकृतिक, इको सभी तरह के पर्यटन स्थल शामिल हैं। ए श्रेणी में 35, बी श्रेणी में 55 और सी श्रेणी में 110 हैं और डी श्रेणी में 390 हैं। सबसे ज़्यादा देवघर में है और यहाँ कुल 143 पर्यटक स्थल हैं। और सबसे कम धनबाद में 4, हजारीबाग में 7, चतरा में 7, जामबाड़ा में 8, रामगढ़ में 9। कोरोना के बाद धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर लोगों की आमद बढ़ने लगी है और झारखंड के पर्यटन स्थलों पर भी लोगों की भरमार होने लगी है। इस मामले में देवघर सबसे अव्वल रहा है। यहाँ पर्यटन विभाग को रिपोर्ट के अनुसार करीब, ये आप देखेंगे कितना, 3,16,33,968 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं। त्रिकुट पहाड़ 9,53,028 पर्यटक पहुंचे और रिखिया धाम में 2,67,876 भक्त पहुंचे। रांची के 5 पर्यटक धार्मिक स्थल ए श्रेणी में हैं। देओडी मंदिर में 4,62,084 भक्तों ने दर्शन किए। इसके साथ भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में 1,89,564 लोग, दसम फाल में 1,24,104, हुंडो में आप देखिए 1,06,872, जोनहा में 1,06,800 लोग घूमने पहुंचे हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से चतरा का ईंटखोरी दूसरे नंबर पर है। ईंटखोरी में 68,18,784 लोगों ने भ्रमण किया है, देख रहे हो आप। और कोल्हुआ का पहाड़ पर 15,80,592 लोगों ने भ्रमण किया। संताल आदिवासियों के सबसे पवित्र स्थल बोकारो के लोगोबोरो घंटा बाड़ी में 9,27,888 आस्थावान पहुंचे। दुमका के वासुकीनाथ धाम में 13,74,276 श्रद्धालु पहुंचे। पारसनाथ में 2,53,752 लोग पहुंचे। रामगढ़ रजरप्पा के माँ छिन्नमस्ती के मंदिर में 3,09,348 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। सरकार आदिवासी स्थलों को भी चिन्हित करें। बिरसा मुंडा से जुड़े स्थल 1855 के हूल नायकों और उससे जुड़े स्थल 1857 से जुड़े स्थल और क्रांतिकारियों के गांव को हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ हम आदिवासियों के रहन सहन, खान पान, कला संस्कृति से भी आगंतुकों को परिचित करा सकते हैं और इससे गांव की तस्वीर भी बदलेगी और ग्रामीणों की आय भी। सरकार को इस दिशा में ईमानदारी पहल करनी होगी और इससे झारखंड की नकारात्मक छवि का दाग भी धुल जाएगा। देख रहे हो पर्यटन क्षेत्र, ये आप देखिए त्वरित डिलीवरी का जुनून। आजकल आप देखिए इन्हीं को आप देखते हैं गिग इकोनॉमी वर्कर्स भी आप लोग कहते हैं। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं दोनों ही तेजी से बढ़ रही हैं। चाहे वह खाना हो, कपड़ा हो, किराना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या अन्य कोई सामान हो, हम सभी चीज़ों को तुरंत फुरत अपने हाथ में चाहते हैं। इस बढ़ती हुई लालसा को पूरा करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग और त्वरित डिलीवरी सेवाओं का चलन तेजी से अपने पांव पसार रहा है। इस प्रक्रिया के मुख्य नायक डिलीवरी बॉय जो हमारी पसंदीदा चीज़ें अपने बाइक पर हमारे दरवाजे तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जल्दी डिलीवरी की इस आपाधापी में ये डिलीवरी बॉय कितना श्रम करते हैं और कितना जोखिम उठाते हैं। रिकॉर्ड समय में सामान उपलब्ध कराने की होड़ में ब्लिंकिट, जिप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो जैसे चर्चित वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न अंग बन गए। ये कंपनियां अपने ग्राहकों को 10 से 30 मिनट में डिलीवरी का आश्वासन देती हैं, जो कि आज की व्यस्त जीवन शैली में एक अत्यंत आकर्षक प्रस्ताव है। हालांकि उपभोक्ताओं के लिए इस सुविधा के वादे के पीछे गिग वर्कर्स का संघर्षपूर्ण जीवन छिपा है, जिन्हें लंबे समय तक लगातार काम करना पड़ता है। उन सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या का सामना करना होता है और कम वेतन में गुजारा करना होता है। कड़ी मेहनत के बावजूद ये लोग खुद को थकावट और वित्तीय असुरक्षा के चक्र में फंसा पाते हैं। डिलीवरी बॉय को नौकरी सिर्फ सामान पहुंचाने की नहीं होती है, बल्कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें शारीरिक, मानसिक और गहन भावनात्मक दबाव भी शामिल होता है। प्रतिदिन उन्हें लंबी अवधि तक काम करना पड़ता है और जिसके दौरान वे तमाम मौसम की बदलती परिस्थितियों का सामना करते हैं, चाहे वह कपाती
ठंड हो, कड़ी धूप हो, मूसलाधार बारिश हो, इसके अलावा उन्हें अक्सर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना तेज गति से वाहन चलाना पड़ता है। उनके लिए हर दिन एक युद्ध की तरह होता है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं और इसके बावजूद वे अपनी बुनियादी खर्च पूरे नहीं कर पाते हैं। पहले लोग अपनी फौरी ज़रूरत का सामान अपने घर के नज़दीक के किसी किराने दुकान, जनरल स्टोर आदि से खुद पैदल चलकर ले आते थे, लेकिन अब इनकी जगह बाइक सवार गिग वर्कर्स ने ले ली। पूर्व निर्धारित समय से डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय अक्सर यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। वे लाल बत्ती पर रुकने के बजाय आगे बढ़ जाते हैं और आप देखेंगे कि गलत दिशा में चलते हैं और तेज गति से गाड़ी चलाते हैं। यह व्यवहार न केवल उनके लिए बल्कि सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरा बन जाते हैं। समय के दबाव और अधिक कमाई के लालच में यातायात नियमों की अनदेखी करने के परिणाम स्वरूप वे कई बार गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार भी होते हैं, जिससे उनकी जान और स्वास्थ्य दोनों को खतरा होता है। डिलीवरी बॉय के साथ होने वाली दुर्घटनाएं केवल उनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ा सामाजिक आर्थिक संकट भी छिपा है, जो आज तो दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन भविष्य में निश्चित ही यह भयावह समस्या के रूप में सामने आएगा। दुर्घटना का सबसे भयानक परिणाम मृत्यु या स्थायी अपंगता को हो सकता है। जब कोई डिलीवरी बॉय अपनी जान गंवाता है तो यह न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक गंभीर आघात होता है। पीछे रह गए परिवार को न केवल भावनात्मक नुकसान होता है बल्कि आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा स्थायी अपंगता के मामले में व्यक्ति को जीवन भर सहायता की आवश्यकता होती है और जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। अपनी असहाय स्थिति के चलते बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना उनके लिए एक विकट समस्या बन जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 1 करोड़ से अधिक डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। हमें चाहिए कि हम जल्दी डिलीवरी के जुनून को कम करें और डिलीवरी बॉय के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करें। यह न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवारों और समाज के लिए भी आवश्यक है। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान, सही तरीके से काम करने का अवसर मिल सके। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।